Hello team, welcome back to the second session of General English for SAIL OCTT Mechanical Examination। तो आज आपके लिए मैं दो टॉपिक्स लेकर आई हूँ। सबसे पहला और कॉमन जिससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो सेलेक्टिंग वर्ड्स। आज हम लोग सेलेक्टिंग वर्ड्स के काफ़ी सारे एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ये दोनों चीज़ हम प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो है सिलेक्टिंग वर्ड्स के क्वेश्चन एंड देन वी विल गो फॉर इडियम्स एंड फ्रेजेस, राइट। तो चलिए आज का सेशन यही स्टार्ट करते हैं। तो सिलेक्टिंग वर्ड्स में आपको किस तरीके की दिक्कतें होती है, कैसे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक सैंपल ऐसा है जैसे कि एक सेंटेंस दिया हुआ रहेगा कि द ग्रेप्स इन द वाइनयार्ड हैड रीच्ड डैश एंड वर रेडी टू बी प्लग्ड। कि वाइनयार्ड में जो भी ग्रेप्स हैं वो रेडी टू बी प्लग्ड है, मतलब वो लोग राइप हो चुके हैं, पक चुके हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट हमारा आंसर होगा राइपनेस। तो आपको यहाँ पे मीनिंग ठीक से समझनी पड़ती है। तो आपको क्या क्या करना पड़ता है, बहुत तरह के डिफिकल्टी लेवल होते हैं सिलेक्टिंग वर्ड्स में। यहाँ पे ओवरऑल आपके इंग्लिश लैंग्वेज की पकड़ चेक होती है। सेंटेंसेस में आर्टिकल्स का प्रॉब्लम हो सकता है, नाउन वर्ब और कोई भी पार्ट रिमूव हो सकता है, या तो कोई आर्टिकल या तो नाउन कोई वर्ब। यहाँ पे वर्ब रिमूव है, कई बार सेंटेंस में आर्टिकल रिमूव रहता है, कई बार नाउन रिमूव होता है। तो देयर विल बी ओनली वन ऑप्शन दैट कैन मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट। बस एक ही ऑप्शन होगा जिससे आपका सेंटेंस बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। आपको पता करना पड़ेगा आपको क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको सेंटेंस काफी अच्छे से समझना है, इस सेंटेंस में क्या चीजें कही जा रही है। फिर पॉजिटिव एंड नेगेटिव मीनिंग ऑफ वर्ड आपको बताना है, मतलब देखना है कि जो वर्ड का सेंस है वो पॉजिटिव जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है। वर्ड स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स, वोकैबुलरी से भी कभी कभी रहते हैं क्वेश्चंस की करेक्ट वोकैबुलरी क्या होगी, और कुछ कुछ वर्ड अगर एलिमिनेट करना हो तो वो भी देखना होता है। चलिए ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। Some 30 questions are there. You have to be interactive और आपको कमेंट करना है। जो भी क्वेश्चंस के आंसर आपको लगते हैं आप कमेंट करेंगे और बताएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने डिस्कस किया अभी कि जो ग्रेप्स है वाइनयार्ड के वो क्या है, वो राइप हो गए। तो किसी भी फ्रूट को तब प्लग करते हैं जब वो राइप हो जाते हैं, मतलब पूरी तरह से वो पक जाते हैं। दे आर रेडी टू ईट, दैट इज राइपनेस। तो राइप इज द वर्ड फॉर फ्रूट, फॉर फ्रूट्स when they are ready to be plucked, when they are ready to be eat, है ना। जब वो पूरी तरह से अच्छे से पक जाते हैं उसे हम राइप कहते हैं। येलो बनाना मीन्स दे आर द बनानास आर राइप। तो ग्रेप्स क्या है, वो राइप हो चुके हैं, इसीलिए उन्हें अब तोड़ना जरूरी है वाइनयार्ड से, ये बताया जा रहा है इस सेंटेंस में, ठीक है। तो राइप वर्ड का मीनिंग क्लियर हुआ, ओके राइट। राइप वर्ड का मीनिंग क्लियर हुआ। ग्रोन नहीं होगा, मेच्योर नहीं होगा, क्योंकि फ्रूट्स अगर पक जाते हैं तो उनके लिए ग्रोन या मेच्योर वर्ड क्लियरली नहीं यूज होता। मीनिंग चलिए यही आ रहा है, बट जो करेक्ट वर्ड यूज करते हैं वो होता है राइप। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। Some people's wealth does not imply others are। कुछ लोगों का वेल्थ, कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर है, दैट डजंट इम्प्लाई कि बाकी सारे लोग। इसका सेंटेंस यहाँ पे क्या है, आपको सेंटेंस का मीनिंग समझना है ना। आपको सेंटेंस का मीनिंग समझना है। सम पीपल्स वेल्थ डज नॉट इम्प्लाई अदर्स आर। यहाँ पे आपको क्या लगता है, डेस्टिट्यूट, हैम्परिंग, प्रोवोकन, एग्जेम्पशन। डेस्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, पुअर। पुअर का एक और सिनोनिम क्या है, पॉपर। पॉपर, ठीक है। तो पुअर, पॉपर, डेस्टिट्यूट, मैं आपको जहां भी मुझे लगेगा सेशंस में कि एंटोनिम और सिनोनिम बताना चाहिए वो भी मैं बताती चलूंगी। इससे भी क्या होता है कि ध्यान रहती है चीजें, तो याद रहता है। पॉपर, पुअर, डेस्टिट्यूट सब सेम है, ठीक है। तो बस कुछ लोग अमीर है, इससे ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि सारे लोग ही अमीर है, और डजंट इम्प्लाई कि अदर्स आर डेस्टिट्यूट। मतलब हाँ, कि some people's wealth does not imply others are poor, है ना। कुछ लोगों के पास काफी पैसे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सारे लोग डेस्टिट्यूट है या फिर बाकी सारे लोग पुअर है, ये आप कह सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, राइट। यस, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है। डेस्टिट्यूट रिफर्स टू समवन हु इज एक्सीडिंगली पुअर, बहुत ज्यादा गरीब है और खुद को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। द परफेक्ट बुक में इंस्पायर डैश एंड डिलाइट।
कोई परफेक्ट बुक अगर होता है, कोई अगर परफेक्ट बुक है, बहुत अच्छी सी बुक है कोई, तो वो आपको इंस्पायर भी करेगी, आपको डिलाइट भी करेगी, और फ्रेजाइल, विस्पर, प्रोवोकिंग, एनलाइटिंग, और क्या कर सकती है एक अच्छी बुक? हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, एक काफी अच्छी बुक है, राइट? द मॉन्क इन सफारी, वो भी बहुत अच्छी बुक है। तो एक परफेक्ट बुक आपको इंस्पायर करती है, डिलाइट करती है, और क्या करती है? प्रोवोक करती है, विस्पर करती है। नो, फ्रेजाइल क्या होता है? जो बहुत आसानी से टूट जाता है, ये भी नहीं होगा। प्रोवोक मतलब भड़काना, इंस्टिगेट करना भी प्रोवोक करने का सिनोनिम है। तो वो होगा, प्रोवोकिंग होगा नहीं, आपको एनलाइटन करती है, आपको एनलाइटन करती है। तरीका आंसर डी, यस। नेक्स्ट question number 4, the dash to succeed is the first component of success. सक्सेस का पहला कंपोनेंट क्या है? जीतने की चाह रखना, जीतने की इच्छा रखना, जीतने का ट्रूथ, मेस्मराइजिंग, जनरस, या डिटर्मिनेशन, जीतने की डिटर्मिनेशन रखना, ये फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ सक्सेस है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ए होगा, करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर, धीरे धीरे मैं क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते जाऊंगी, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 5, द डैश ऑफ द स्टॉर्म कॉज्ड अ पावर आउटेज। जो स्टॉर्म था वो इतना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव था, इतना ज्यादा उसका इतना ज्यादा, वो कह सकते हैं सीवियर था, इतना ज्यादा बड़ा था, इतना ज्यादा मैसिव था, जिससे कि पावर कट हो गया। तो कामनेस होगा नहीं, ड्यूरेशन होगा नहीं, ऑक्यूरेंस होगा नहीं, सीवियरिटी। जो स्टॉर्म था वो इतना ज्यादा सीवियर था, इतना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव था, इतना ज्यादा मैसिव था, इतना ज्यादा सीरियस था, जिससे कि पावर कट हुआ। 5 का बी, करेक्ट। हाँ चलिए नेक्स्ट, द डैश ऑफ द फूड वॉज एक्सीलेंट। खाने का क्या एक्सीलेंट था? टेस्ट, अपीयरेंस, स्मेल, टेक्सचर। तो अगर खाने की बात करते हैं तो खाने का टेस्ट की बात करेंगे, खाने का स्वाद बहुत अच्छा है। नेक्स्ट, द डैश ऑफ द प्ले वॉज अनफॉरगेटेबल। किसी भी प्ले का क्या अनफॉरगेटेबल रहता है? सेट, कास्ट, स्क्रिप्ट या परफॉर्मेंस। तो सेट, कास्ट, स्क्रिप्ट नहीं, कभी भी कोई प्ले देखते हैं, हम लोग मूवी देखते हैं, तो हम क्या कहते हैं? परफॉर्मेंस ऑफ द प्ले, है ना। कोई भी नाटक देखते हैं, कोई भी प्ले कहते हैं, तो हम ये बोलेंगे परफॉर्मेंस ऑफ द प्ले वॉज अनफॉरगेटेबल। ओके, हाँ, परफॉर्मेंस रिफर्स टू द एक्ट ऑफ कैरिंग आउट तरीके से कोई भी काम किया गया। माई फ्रेंड हैज डैश एप्पल ट्री इन हिज बैकयार्ड। माई फ्रेंड हैज डैश एप्पल ट्री, ए एन, माई फ्रेंड हैज एक एप्पल ट्री है, तो एक को हम क्या बोलेंगे? ए बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे ए से स्टार्ट हो रहा है, तो माई फ्रेंड हैज एन एप्पल ट्री, है ना। एन एप्पल ट्री होगा क्योंकि ए हमारा यहाँ पे वॉवेल है। माई फ्रेंड हैज एन एप्पल ट्री। नेक्स्ट, डैश एलिफेंट इज द लार्जेस्ट लैंड एनिमल ऑन अर्थ। सॉल्यूशन, एलिफेंट इज द लार्जेस्ट लैंड एनिमल ऑन द अर्थ। अच्छा, यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ, सॉरी कुछ गलती से ऐसा हो गया। तो किसी भी चीज के बारे में जब हम रेफर करते हैं कि डैश इज द बिगेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, डैश इज द स्मॉलेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड, तो यहाँ पे क्या करते हैं? यूज करते हैं द। अगर किसी को एम्फेसाइज करना है तो हम द बोलते हैं। तो द एलिफेंट, हम यहाँ पे इंपॉर्टेंस डाल रहे हैं कि जो एलिफेंट है, द एलिफेंट इज द लार्जेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ, द व्हेल इज द लार्जेस्ट मैमल ऑन द वर्ल्ड। तो हम एम्फेसिस करने के लिए द यूज करते हैं, है ना। यहाँ पे भी लिखा है फॉर मोर एम्फेसिस। द कार इन विच द मिनिस्टर वॉज ट्रेवलिंग डैश विद एन एक्सीडेंट। क्वेश्चन नंबर 10 आंसर कीजिए। जिस कार में मिनिस्टर ट्रेवल कर रहे थे वो, उसका एक्सीडेंट हो गया, तो आप क्या बोलेंगे? इन विच द मिनिस्टर वॉज ट्रेवलिंग, हिट विद एन एक्सीडेंट, ड्रोव विद एन एक्सीडेंट, क्रैश विद एन एक्सीडेंट, met with an accident. Question number 10. Question number 10. The car in which the minister was traveling met with an accident. ये एक चीज है कि कभी भी किसी चीज का एक्सीडेंट होती है तो hit, drove या crash नहीं हो सकता। He met with an accident. कार, the plane met with an accident. तो यहाँ पर हम एक्सीडेंट के साथ मेट वर्ड यूज करते हैं। मीट का जो वर्ब 3 होता है मेट, उसको यूज करते हैं। कभी भी एक्सीडेंट के साथ, ये एक तरह से इडियम्स एंड फ्रेजेस वाला भी लेसन आप यहाँ से ले सकते हैं कि अगर कभी भी एक्सीडेंट होता है तो हम क्रैश्ड देखिए एक इंडिपेंडेंट वर्ड है ना। द कार इन विच द मिनिस्टर वाज ट्रैवलिंग क्रैश्ड, है ना, तो वो भी हो सकता है। लेकिन विथ एन एक्सीडेंट अगर है
विथ एन एक्सीडेंट एक फ्रेज है, तो उसके साथ हम मेट ही यूज करते हैं. ओके ओके. द कार मेट विथ एन एक्सीडेंट, योर स्कूटी मेट विथ एन एक्सीडेंट, या फिर द प्लेन मेट विथ एन एक्सीडेंट. विथ एन एक्सीडेंट अगर है तो आगे मेट ही होगा. ओके राइट. बफरिंग हो रहा है. इंटरनेट का थोड़ा आज इशू है, काफी बारिश हुई यहाँ पर, इसलिए मुझे इनफैक्ट क्लास स्टार्ट करने में भी देर हुई. बट मैंने आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. यस, अगर ज्यादा बफरिंग होगी तो आप मुझे बताइएगा. इट मस्ट बी टेम्पररी ग्लिच. सोनिका इज क्वाइट इंटेलिजेंट बट रैदर. क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि सोनिका है ना, वो काफी इंटेलिजेंट है, बट रैदर, है ना. चलिए क्वेश्चन नंबर 12. शुड आई कंटिन्यू. क्वेश्चन नंबर 11. सोनिका एक लड़की है, वो काफी इंटेलिजेंट है. इज क्वाइट इंटेलिजेंट मतलब वो काफी इंटेलिजेंट है, बट यहाँ पे बट लिखा हुआ है, मतलब कि यहाँ पे कुछ, क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ नेगेटिव ट्रेड बताना है कि वो काफी इंटेलिजेंट तो है, बट वो सोती ज्यादा है. काफी इंटेलिजेंट तो है, पर वो ओबीडियंट नहीं है. वो काफी इंटेलिजेंट तो है, बट वो पंक्चुअल नहीं है. राइट. तो यहाँ पे हमें इस तरह से कुछ नेगेटिव सा चीज यहाँ पर डालना होगा, जिससे हम किसी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन हमारा यहाँ पे मिक्स स्ट्रोक है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातें कह रहे हैं. तो यहाँ पर हो जाएगा कि सोनिका इज क्वाइट इंटेलिजेंट बट रैदर लेजी, है ना, थोड़ी लेजी भी है. ओके. तो इस तरह का ये सेंटेंस का मीनिंग आ रहा है. क्वेश्चन नंबर 12 पे जाएंगे. 13 पे. इन अ लिटिल पब्लिसाइज्ड डील, पेप्सी कोला हैज डैश द इंटायर सॉफ्ट मार्केट ड्रिंक इन अफगानिस्तान, है ना. कि एक डील हुई थी, एक कोई पब्लिसिटी वाली डील है ना. पेप्सी और कोला की एक डील हुई जिसकी काफी पब्लिसिटी हुई. उससे क्या हुआ कि कोला हैज डैश द एंटायर सॉफ्ट मार्केट, की पूरे सॉफ्ट जो भी सॉफ्ट मार्केट का डिमांड था, उसको पेप्सी कोला ने पूरा ऑक्यूपाई कर लिया, पूरा कैप्चर कर लिया. क्या होगा ये आपको बताना है. क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करेंगे कि ना लिटिल पब्लिसाइज्ड डील, थोड़ा सा ही डील की पब्लिसिटी थोड़ी सी हुई, उसके बाद ही पेप्सी कोला ने पूरा का पूरा सॉफ्ट मार्केट अफगानिस्तान का क्या किया, ऑक्यूपाई कर लिया, कॉन्कर कर लिया, सॉलो कर लिया या कैप्चर कर लिया. क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ऑक्यूपाई. लेट्स सी. 13 का आंसर है कैप्चर कर लिया. देखिए मार्केट हमेशा ऑक्यूपाई नहीं होगा, कैप्चर होगा. देखिए पेप्सी कोला हैज ऑक्यूपाइड द एंटायर सॉफ्ट मार्केट इन, ये दोनों तो नहीं होगा. और पेप्सी कोला हैज कैप्चर्ड, तो देखिए ऑक्यूपाई मतलब क्या होता है कि वाटर हैज ऑक्यूपाइड द रूम, या फिर तो कैप्चर मतलब एक तरह से जीतना होता है ना, कि आपने उस चीज को उस वहां पे जा करके आपने वो चीज जीत ली. ऑक्यूपाई मतलब किसी एक जगह को भर देना, फिल कर देना, है ना. ऑक्यूपाई मतलब फिल कर देना, कि 10 पीपल हैव ऑक्यूपाइड द वेकेंट पोजीशन. तो अगर किसी चीज को फिल करना हो हमें, तो हम ऑक्यूपाई यूज करते हैं. कि कंपनी में 10 वैकेंसी थी, 10 वैकेंसीज हैव बीन ऑक्यूपाइड बाय 10 गर्ल्स, है ना. तो वहां पे क्या होता है कि हम फिल करते हैं, वैकेंसी को फिल करना. ऑक्यूपाई मतलब फिल करना. और कैप्चर करना मतलब कि कहीं पे जाके उस चीज को जीत लेना. 4-5 प्लेयर्स थे, तो उसमें इस प्लेयर ने कैप्चर कर लिया. ओके. प्लेयर ए बी सी डी 4 प्लेयर थे, तो मार्केट वॉज कैप्चर्ड बाय प्लेयर बी. तो कैप्चर में क्या होता है कि हम वहां पे जाके किसी खाली जगह को जाकर के जीत लेते हैं, जब 2-4 और कॉम्पिटिटर हो तो, है ना. तो यहाँ पे इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा कैप्चर्ड, ऑक्यूपाइड नहीं होगा. ओके. कि पेप्सी कोला ने पूरे मार्केट को कैप्चर कर लिया. ऑक्यूपाई मतलब कोई जगह खाली और हम उसे जाकर के फिल कर देते हैं, है ना. वैकेंसी को फिल करना है, ऑक्यूपाई कर देना, है ना, है ना. द बॉटल हैज बीन ऑक्यूपाइड बाय, या फिर द रूम वाज ऑक्यूपाइड बाय 10 पीपल, है ना. तो वो होता है ऑक्यूपाइड, लेकिन जीत लेना किसी जगह पे जाकर के वो होता है कैप्चर. ओके. क्वेश्चन नंबर 13 का डी होगा. यस. इसी तरह देखिए थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ता जाएगा टफनेस का. क्वेश्चन नंबर 14. He dash in wearing the old-fashioned coat in spite of his wife's disapproval. A B C D. उसकी वाइफ ने मना किया कि भाई ओल्ड फैशन कोट मत पहनो, लेकिन फिर भी वो पहन रहा है. इसे हम क्या बोलेंगे. He dash in wearing old-fashioned coat in spite of wife's disapproval. वाइफ ने डिसअप्रूव किया that don't wear old-fashioned clothes. Still he
डैश इन वेयरिंग ओल्ड फैशन क्लोथ, क्या होगा इसका आंसर? A, B, C, D. What is the difference between insist, persist, desist, resist? Question number 14. Anyone? He dash in wearing the old fashioned coat in spite of wife's disapproval. तो देखिए, desist या resist तो नहीं होगा, यहाँ पर ये है कि वाइफ मना करिए फिर भी वो बार बार पहन रहा है ना, फिर भी वो बार बार पहन रहा है। डेसिस्ट मतलब मना करना, तो यहाँ पे मना करने वाली तो चीज नहीं है। रेसिस्ट मतलब रोकना, वो भी नहीं है। या तो इंसिस्ट होगा या तो परसिस्ट होगा। तो किसी को जब हम कहते हैं कि आई इंसिस्ट यू, मतलब आई एम लिटिल बिट काइंडली फोर्सिंग यू, I insist you to please go to temple. That means I am politely telling you, I am politely pursuing you, I am politely pushing you, है ना। प्यार से किसी को काम करने के लिए मनाते हैं, उसे कहते हैं इंसिस्ट करना, कि हम इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप प्लीज मिठाई खा लीजिए, हम इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप प्लीज टेम्पल चले जाइए, तो वो होता है इंसिस्ट। ओके, परसिस्ट मतलब कोई चीज परसिस्ट कर रही है, मतलब कॉन्टिन्यूअस है, जा ही नहीं रही है ना। द रेन इज परसिस्टिंग, मतलब रेन मतलब खत्म ही नहीं हो रहा, रेन अभी भी है ही। ओके, रेन अभी भी है ही। तो परसिस्ट करना मतलब कोई चीज आ गया तो बस वो रुक गया है, वो जा ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ही परसिस्ट इन वेयरिंग ओल्ड फैशन क्लोथ होगा, इंसिस्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही क्लोज लग रहा है ए, ऑप्शन नंबर ए और बी। ऑप्शन नंबर 14 का डी, चंद्रभूषण 14 का डी तो सबसे पहले कैंसिल होगा, सी और डी तो सबसे पहले कैंसिल होगा। उसके देखिए यहाँ पे सेंटेंस क्या कह रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव मीनिंग ऑफ सेंटेंस आपको समझना है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, है ना, कि ही ही डैश इन वेयरिंग ओल्ड फैशन क्लोथ इन स्पाइट ऑफ वाइफ। देखिए इन स्पाइट ऑफ मतलब क्या हुआ, देखिए कि वाइफ के मना करने के बावजूद, यहाँ पे इसका हिंदी मीनिंग है कि वाइफ के डिसअप्रूवल के बावजूद, वाइफ के डिसअप्रूवल के बावजूद वो वाइफ के डिसअप्रूवल के बावजूद वो ओल्ड फैशन को क्लोथ पहन रहा है ना। यहाँ पे क्या आना चाहिए, वो ओल्ड फैशन को पहनना चाह रहा है या बार बार पहन रहा है, बार बार पहन रहा है। वाइफ के डिसअप्रूवल के बावजूद आपका हिंदी मीनिंग इस तरह से कुछ आना चाहिए कि इन स्पाइट ऑफ वाइफ डिसअप्रूवल, वाइफ के डिसअप्रूवल के बावजूद वो बार बार ओल्ड फैशन कोड क्लोथ पहन रहा है, ओल्ड फैशन कोड पहन रहा है, ये होना चाहिए। यहाँ पे रेसिस्ट वर्ड कहाँ यूज हो रहा है, क्या इस सेंटेंस में यहाँ पे रेसिस्ट वर्ड का कोई कोई इम्प्लीकेशन है, क्या रेसिस्ट वर्ड का यहाँ पे कोई यूटिलिटी कोई यूज दिखाई दे रहा है? इसका हिंदी मीनिंग क्या है, बार बार ओल्ड फैशन क्लोथ पहन रहा है। यहाँ पे रेसिस्ट कहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है। इंग्लिश बहुत, केवल ABCD जानते हैं इंग्लिश में, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैं जब भी आपको समझा रही हूँ हिंदी में समझा रही हूँ, आपको जो भी क्वेश्चन है वो कम लेवल से ज्यादा लेवल तक लेके आ रही हूँ, धीरे 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 धीरे, कोई बात नहीं। नहीं आता है ये सोचना ही नहीं है, जितना भी आता है बहुत आता है, और जितना भी आता है उतना आपका एग्जाम को क्रैक करने के लिए काफी है। बस जितने भी दिन बचे हैं उसमें जो भी आता है उसको अच्छे से सीखिए, उसको अच्छे से अलाइन कीजिए। ये इट्स नेवर, मुझे भी काफी सारी चीजें नहीं आती, बट हैविंग द डिटर्मिनेशन करेज एंड पेशेंस के नहीं, मुझे करना है तो करना है, नहीं आता तो बाद में देखेंगे। ठीक है, जितना भी आता है उतना काफी है। ओके राइट, तो वो बार, तो यहाँ पे इंस्पाइट मतलब क्या होता है, इंस्पाइट मतलब उसके बावजूद, इंस्पाइट मतलब उसके बावजूद, कि वाइफ के अप्रूवल के बावजूद। दो चीजें होती है, एक होता है डेस्पाइट और एक होता है इंस्पाइट, है तो इंस्पाइट। हाँ, तो इसका भी मैं आपको इनफैक्ट कुछ क्वेश्चंस करवा दूंगी इंस्पाइट और डिस्पाइट का, ताकि क्लियर हो जाए। तो वाइफ मना कर रही है फिर भी वो ओल्ड फैशन कोट पहन रहा है। तो इंसिस्ट मतलब किसी को बार बार प्लीज करना, और परसिस्ट मतलब कोई चीज, सॉरी वन सेकंड, अगर बार बार वाली चीज आ रही है कि वो बार बार वाली चीज परसिस्ट में होती है। इंसिस्ट मतलब आपने प्लीज किया, आपने प्लीज करके किसी काम को करने के लिए बोला, आई इंसिस्ट यू टू गो टू टेम्पल, होता है इंसिस्ट, है ना। प्लीज इंसिस्ट टू स्टे इन द हाउस, वो मुझे बोल रहा है कि एक दिन और मेरे घर पे रुक जाओ, वो होता है इंसिस्ट। यहाँ पे वो क्या कर रहा है, वो बार बार पहन रहा है, वाइफ मना कर रही है फिर भी बार बार पहन रहा है, इसलिए हो जाएगा परसिस्ट। इन वियरिंग है ना, वो एक दिन नहीं पहन रहा है, वो कंटिन्यूअस पहन ही जा रहा है ना। इन वेयरिंग मतलब आज पहन रहा है, कल पहन रहा है, परसों पहन रहा है, रोज पहन रहा है। वाइफ मना करी फिर भी वो रोज रोज पहन रहा है, मतलब वो बार बार वो चीज कर रहा है, इसलिए परसिस्ट हो जाएगा। परसिस्ट मतलब आकर के रुक गया, वो बार बार वो चीजें आपको दिख रही है, वो होता है परसिस्ट। ओके ठीक है,
मैम जो वीडियो अपलोड किए हैं वो पढ़ लेंगे तो काम चलेगा, 6 वीडियो अपलोड है इंग्लिश का। फिलहाल तो मेरे क्लासेस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि जो सेल ओसीटीटी का सिलेबस और जो को देख करके मैंने काफी ज्यादा रिसर्च करके ये सब चीजें तैयार की है। तो मेरे क्लासेस से जितना फायदा हो रहा है उतना फायदा आप लेने की कोशिश कीजिए, और बाकी जो है स्टडी मटेरियल डेफिनेटली वो भी आपको हेल्प करेगा, बट मेरे क्लासेस में मुझे लगता है कि डैश अ ब्रीफ उसने क्या वो आर्टिक थोड़ी देर की है टू सी पुट ऑन पुट अक्रॉस पुट अप, तो शी पुट अप अ ब्रीफ एक्सपीरियंस एट अ पार्टी, वो पार्टी में बस थोड़ी देर के लिए आई और चली गई। तो यहाँ पे जो वर्ड होगा वो होगा पुट 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 इन, है ना। तो वो देखिए, सी पुट इन अ ब्रीफ अपीयरेंस एट द पार्टी, पुट ऑन मतलब किसी चीज को रख देना, पुट अक्रॉस पुट अप ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर यहाँ पे कहीं पे आपको पुट इन दिखे, शी पुट इन अ ब्रीफ अपीयरेंस, वो बस ब्रीफ, ब्रीफ मतलब संक्षेप, संक्षेप मतलब थोड़ी देर के लिए, तो वो बस पार्टी में थोड़ी देर के लिए आई और चली गई। तो सी पुट इन मतलब वो आई, अंदर आई, तो शी पुट इन अ ब्रीफ अपीयरेंस, ये भी एक तरह का क्या है, फ्रेज है कि पुट इन अगर आता है ना कहीं पे भी, तो शी पुट इन, सी पुट इन फॉर अ ब्रीफ अपीयरेंस, आप इसको याद भी कर सकते हैं कि पुट इन मतलब कि थोड़ी देर के लिए, और थोड़ी देर के लिए बस अंदर आना, है ना। सी इज कमिंग, तो कमिंग अंदर आ रही है तो इन वर्ड यूज होगा, है ना। तो सी इज पुटिंग इन अ ब्रीफ अपीयरेंस एट द पार्टी, वो थोड़ी देर के लिए बस पार्टी में आ रही है, पुट इन इज द वर्ड फॉर दैट। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, जितना भी समझ आ रहा है उतना ग्रैब करने की कोशिश कीजिए, जहां जो भी समझ आ रहा है ग्रैब करने की कोशिश कीजिए, कहीं ना कहीं partly is how the family has been able to dash child in different times despite the fact that all its husband have been dash। देखिए, lavish मतलब होता है, lavish मतलब बहुत ही अमीर टाइप, है ना, बहुत ही अमीर जैसा, ठीक है। पार्टी जो है इसका ये पार्टी समझाती है कि मेहता फैमिली किस तरीके से अपनी अमीर लाइफस्टाइल को मेंटेन की है, मेंटेन इट्स लाइफस्टाइल ना, मेंटेन वाला बता रहा है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे कुछ मेंटेन की इस टाइप का वर्ड आ रहा है कि ये पार्टी बता रही है कि मेहता अभी तक अपने अमीर लाइफस्टाइल को रिसेंट टाइम में किस तरीके से मेंटेन किए हुए हैं, डिस्पाइट द फैक्ट दैट ऑल रिसर्च सक्सेस हैव बीन, डिस्पाइट, डिस्पाइट जो है ना वो वर्ड का नेगेटिव मीनिंग डालने के लिए आता है कि वो अमीर लाइफस्टाइल तो मेंटेन कर रहे हैं, जबकि, जब, है ना, बेस्ट डिस्पाइट को आप कह सकते हैं जबकि, है ना, कि वो बीमार, वो खेल रही है जबकि वो बीमार थी, जबकि वो बीमार थी वो खेल रही है। शी इज प्लेइंग, शी इज प्लेइंग डिस्पाइट इल, डिस्पाइट इल, डिस्पाइट बीइंग इल, बीमार होने के बाद भी वो खेल रही है। तो डिस्पाइट के बाद जो टर्म होता है ना वो दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट में होते हैं। वो खेल रही है, बीमार होने के बावजूद वो खेल रही है, तो डिस्पाइट इज व्हाट, डिस्पाइट मतलब कि उसका यहाँ पे दोनों को, दोनों जो टर्म है ना वो दोनों को ये अपोजिट करता है, डिस्पाइट दोनों को अपोजिट करता है कि डिस्पाइट बीइंग पुअर वो बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर रहा है, तो सी इज स्पेंडिंग टू मच मनी डिस्पाइट बीइंग पुअर, है ना। और इंस्पाइट क्या होता है, इंस्पाइट दोनों को सपोर्ट में लाता है, दोनों को सपोर्ट में लाता है कि इंस्पाइट बीइंग, हाँ, चलिए इस पार्ट को मैं आपको सेंटेंस बताऊंगी। तो दिस पार्ट, so this part is how the method is able to keep up a service lifestyle in this present time। हमें कोई अपोजिट होगा, फिर अपोजिट किया इसके सारे असेट जो है वो रिमूव कर दिए हैं, खत्म हो गए सारे असेट हो गए, उसके ये इंग्लिश का सेंटेंस ऐसा है, मीनिंग इस तरीके से आ रही है, तो आपको बताना है कि कौन से सेंटेंसेस यहाँ पर होंगे। ओके, so now two sentences are there, एक इधर का एक इधर, मीनिंग क्या है, अब हमें बस करेक्ट वर्ड करना है, हमें क्या करना है, करेक्ट वर्ड करना है। ओके,
मेहता अभी तक lavish lifestyle से कॉल कर पा रहे हैं, कीप कर पा रहे हैं, इसके सारे खत्म हो गए हैं। उसके बाद मेहता जो है, हाँ मेहता जो है अपनी अच्छी लाइफस्टाइल को कैरी ऑन कर रहे हैं। तो ऑल एसेट्स हैज बीन रिमूव होगा नहीं, अटैच और लिक्विडेटेड नहीं होगा, अटैच और लिक्विडेटेड नहीं होगा। अब रिमूव या डिस्ट्रॉय, एसेट को डिस्ट्रॉय, इसका वर्ड ना कि एसेट जो है सारे डिस्ट्रॉय है, एसेट एसेट क्या, एसेट कभी ना कभी यहाँ पे डी होगा और पहले भी लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल को मेंटेन किया गया है। इसके लिए वर्ड है कि हाउ दे हैव विद लेवल्स दिस हाउ द मेहता फैमिली हैबिटेबल या फिर किस इस मेहता फैमिली मेंटेन या पूरे है कि it has been destroyed. The penalty is the absolute correct question. Difficult to build. बनाने में मुश्किल है लेकिन मेंटेन करना आसान है। तो क्या कह रहे हैं लेकिन, लेकिन का क्या हो जाएगा ना, मुश्किल डिफिकल्ट टू बिल्ड बट इजी टू मेंटेन। ये क्वेश्चन नंबर 20 है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. If you persist in telling lies to me, I shall give you better. persist कि जो कोई चीज बार बार होती है, आगे तो जा ही रही है, वो होता है वो होता है persist. तो if you persist in telling lies to me, I shall show you slander. What should the answer? I will, देखिए sue के साथ जो वर्ड यूज होता है वो होता है for. I will sue you for murder. I will sue you for thief. तो अगर मुझसे बार बार झूठ बोलोगे, परसिस्ट पहले भी हमने देखा था, समथिंग विच हैपेंस रेगुलरली, समथिंग विच कीप्स ऑन कमिंग रेगुलरली, वो होता है परसिस्ट. तो अगर आप बार बार झूठ बोलोगे तो आई विल स्यू यू फॉर स्लैंडर, है ना. तो स्यू के साथ जो वर्ड यूज होता है वो होता है फॉर, है ना. स्लैंडर मतलब क्या होता है, स्लैंडर मतलब कि झूठी निंदा करना, मिथ्यावाद करना, ये होता है स्लैंडर. तो अगर कहीं भी ऐसा कुछ सेंटेंस दिखे कि आई विल स्यू यू फॉर मर्डर, तो स्यू के साथ जो वर्ड यूज होता है वो होता है मर्डर. ओके, स्यू का मतलब क्या होता है आपको पता है? स्यू का मतलब क्या होता है? मतलब कंप्लेन कर देना. स्यू का मतलब क्या होता है? कंप्लेन कर देना. ठीक है, कोर्ट में जाकर कंप्लेन कर देना. स्यू का मतलब होता है कोर्ट में कंप्लेन कर देना को कहते हैं स्यू कर देना. ठीक है, तो अगर बार बार झूठ बोलोगे तो आई विल स्यू यू फॉर स्लैंडर या फिर आई शेल स्यू यू, और स्यू के साथ हमेशा वर्ड जो यूज होता है वो होता है फॉर. आई विल स्यू यू फॉर दिस क्राइम, आई विल स्यू यू फॉर एनी क्राइम, है ना. फॉर कोई सा भी क्राइम के लिए आप जो वर्ड यूज करते हैं वो होता है स्यू यू फॉर. आई विल स्यू हिम फॉर, यू विल बी स्यूड फॉर. तो यहाँ पर स्यू के साथ फॉर यूज करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. डैश वर्क्स ऑफ रेफरेंस आर वैल्यूबल एज इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका. डैश वर्क्स ऑफ रेफरेंस आर वैल्यूबल और ब्रिटानिका. ठीक है, डिफरेंस क्या होता है अ फ्यू और फ्यू में? अ फ्यू और फ्यू में डिफरेंस क्या होता है? देखिए, अगर हम बोलते हैं ना अ फ्यू रिपोर्ट्स हैव कम, अ फ्यू रिपोर्ट्स हैव कम और फ्यू रिपोर्ट्स हैव कम, दो सेंटेंस है जिसमें है अ फ्यू रिपोर्ट्स हैव कम और एक सेंटेंस है जिसमें है फ्यू रिपोर्ट्स हैव कम. इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा पता है? द फ्यू तो खैर होता नहीं है, फ्यूअर मतलब पहले से कम, सी और डी नहीं होगा. फ्यू और अ फ्यू में डिफरेंस क्या होता है वो हम लोग देखेंगे. तो अ फ्यू का मतलब होता है सम, है ना. देखिए कि कुछ रिपोर्ट पब्लिश हुई है, कुछ रिपोर्ट आई है, अ फ्यू रिपोर्ट हैव कम.
इसका मतलब सिंपल यही है, सम रिपोर्ट हैव कम। इसका मतलब यही है, सम रिपोर्ट हैव कम। अगर आप बातचीत में अपने फ्रेंड को बता रहे हो, अपने घर पे बता रहे हो, अ फ्यू रिपोर्ट हैव कम, या फिर ऐसा, तो या फिर अपने ऑफिस में बात करो कि हाँ कुछ रिपोर्ट आई हैं, वी वर वेटिंग फॉर 10 रिपोर्ट्स बट वी हैव रिसीव्ड सम 8 रिपोर्ट, तो सम रिपोर्ट्स हैव कम। ओके, लेकिन आप कह रहे हो फ्यू रिपोर्ट्स हैव कम, इसका मतलब कि हम जितने एक्सपेक्ट किए थे उससे कम रिपोर्ट आई। फ्यू, इसका मतलब क्या है कि हम कुछ कमी है। जितने रिपोर्ट्स, अगर 2 या 3 रिपोर्ट आएंगे ना, 10 की जगह 2 या 3 रिपोर्ट आएंगे, तो आप कहेंगे फ्यू रिपोर्ट्स हैव कम। यहाँ पे अगर कुछ कमी या शॉर्टेज की बात होती है तो हम फ्यू की बात करते हैं। मान लीजिए आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज आपको 10,000 रुपये आए, लेकिन आपके पास बस 20 रुपया है, तो आप बोलोगे फ्यू मनी हैव कम, मतलब फ्यू रिपोर्ट्स हैव कम, फ्यू मनी हैव कम, मतलब कि एक्सपेक्टेशन से बहुत ही ज्यादा कम, यू आर वेटिंग फॉर मोर, और काफी ज्यादा कम आया है। ओके, तो यहाँ पे फ्यू का मतलब हो जाएगा नॉट मैनी। तो कुछ को कहते हैं अ फ्यू, और नॉट मैनी या बहुत कम, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ज्यादा और बहुत कम आया है, तो हम उसे कहते हैं फ्यू। तो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन अ फ्यू एंड फ्यू। ओके, अगर मान लीजिए कि आपके घर में कुछ फंक्शन है, यू आर वेटिंग सम फॉर, यू आर वेटिंग फॉर सम, यू आर वेटिंग फॉर सम गेस्ट्स, एंड अ फ्यू गेस्ट हैव कम, अ फ्यू गेस्ट हैव कम, मतलब कि हाँ कुछ गेस्ट आए हैं, कुछ गेस्ट आ जाएंगे। 8 o'clock टाइम था आपके पार्टी के घर में पार्टी का, तो बाय 7:45 PM कुछ लोग आए हैं, तो फ्यू गेस्ट हैव कम। और मान लीजिए कि बाय 8 PM बहुत ही कम लोग आए हैं, बाय 8 PM बहुत ही कम लोग आए हैं, तो आप क्या बोलोगे, फ्यू गेस्ट हैव कम, मतलब आई एक्सपेक्टेड मोर बट नॉट मैनी हैव कम। ओके, तो यहाँ पे आप कमी नहीं बता रहे हो, यहाँ पे आप कमी नहीं बता रहे हो, यहाँ पे आपका एक्सपेक्टेशन है कि बाकी लोग आ जाएंगे, लेकिन फ्यू गेस्ट हैव कम, मतलब यहाँ पे आपका एक्सपेक्टेशन है कि नॉट मेनी हैव कम, मोर ज्यादा को हमने एक्सपेक्ट किया था बट ज्यादा नहीं आ रहे, तो दैट इज फ्यू। फ्यू मतलब नॉट मेनी। ओके, तो डैश बॉक्स ऑफ रेफरेंस आर वैल्यूएबल एज एनसाइक्लोपीडिया और ब्रिटानिका। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है कि बहुत ज्यादा वर्क ऑफ रेफरेंस वैल्यूएबल नहीं है, तो हम यहाँ पे फ्यू वर्ड का यूज करेंगे। फ्यू वर्क्स ऑफ रेफरेंस आर वैल्यूएबल, ज्यादा ऐसे जो भी वर्क्स ऑफ रेफरेंस वैल्यूएबल हैं वो ज्यादा नहीं है, दे आर नॉट मैनी, वो कुछ कम ही है, इसलिए हम फ्यू का वर्ड यूज करेंगे, अ फ्यू वर्ड हम यूज नहीं करेंगे, अ फ्यू हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, फ्यू यूज करेंगे, फ्यू जो कि बहुत सिलेक्टेड है, बहुत बहुत कम है, दे आर नॉट मैनी, वहां पे हम फ्यू बोलेंगे। ओनली फ्यू डायमंड्स आर लेफ्ट इन इंडिया, मतलब बहुत कम डायमंड इंडिया में बचे हैं, और अ फ्यू डायमंड आर देयर, मतलब सम डायमंड आर देयर। ओके, ठीक है, यस। 19 का आंसर बी होगा, ए और सी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ बी होगा, फ्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 डैश, अच्छा 20 सेम, यहाँ पे फ्यू ही होना चाहिए, आंसर होगा हमारा बी, फ्यू। क्वेश्चन नंबर 21 आई हैवंट ईटन एन एप्पल डैश अ लॉन्ग वाइल, काफी देर से मैंने कोई एप्पल नहीं खाया है, वो काफी समय से मैंने कोई एप्पल नहीं खाया, तो फ्रॉम, सिंस, फॉर, अंटिल। तो आई हैवंट ईटन एन एप्पल फॉर अ लॉन्ग वाइल होगा, सिंस अगर कब होता, फॉर या सिंस यही दोनों होगा कि मैंने काफी देर से एप्पल नहीं खाया, तो फ्रॉम नहीं होगा, अंटिल नहीं होगा। ठीक है, आई हैवंट ईटन एन एप्पल फ्रॉम अ लॉन्ग वाइल होगा नहीं, अंटिल अ लॉन्ग वाइल होगा नहीं, मैंने काफी देर से एप्पल नहीं खाया, तो देयर कैन बी टू थिंग्स ओनली, सिंस और फॉर। सिंस और फॉर, सिंस कब यूज होता है, जब कोई टाइम पीरियड हो, सिंस 2 days, या फिर सिंस मंडे, या फिर सिंस समर, है ना, इतने दिनों से मैंने कोई एप्पल नहीं खाया है। लेकिन अगर कोई टाइम पीरियड नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फॉर अ लॉन्ग वाइल, काफी समय से मैंने कोई एप्पल नहीं खाया है। ठीक है, तो फॉर और सिंस का यूज का बस एक क्वेश्चन है। 21 का बी नहीं होगा, 21 का सी होगा, काफी समय से एप्पल नहीं खाया है, तो हमारा आंसर है यहाँ पे फॉर। ओके, सिंस अगर कोई टाइम लाइन दिया रहता तो 2 दिन 3 दिन। ही वॉज सेंट टू प्रिजन फॉर हिज, उसे जेल भेजा गया किस लिए, फॉर हिज सिन, फॉर हिज वाइस, फॉर हिज क्राइम, फॉर हिज गिल्ट। चारों एक ही वर्ड है, चारों एक ही वर्ड है, सिन, वाइस, क्राइम, गिल्ट। क्रिमिनल एक्टिविटीज को वाइस कहा जाता है, वाइस मतलब
क्रिमिनल एक्टिविटीज। ये वाइस वर्सा अलग होता है, वाइस वर्सा में वाइस का मीनिंग दूसरा है, वाइस प्रेसिडेंट में वाइस का मीनिंग अलग है। अगर सबको सिर्फ और सिर्फ वाइस दिखे उसका मतलब है क्रिमिनल एक्टिविटीज। ओके, कोई बैड हैबिट, एक्सट्रीमली बैड हैबिट, इसे भी हम वाइस कहते हैं। तो ही वाज जेल जो भेजा गया उसके लिए जो ऑफिशियल वर्ड है वो है क्राइम। क्राइम, गिल्ट के लिए जेल भेजा जाना वो नहीं है। सिन क्या होता है? सिन को कहते हैं कुछ हिंदी में पाप कहते हैं, है ना। तो दैट इज डिफरेंट। ये दोनों वर्ड ऑफिशियल वर्ड जिसके लिए आपको प्रिजन भेजा जाता है वो सिन या गिल्ट नहीं है। वाइस भी किसी एक्सट्रीमली बैड हैबिट या एक्सट्रीमली क्रिमिनल एक्टिविटीज को हम वाइस कहते हैं, बट लीगली जो वर्ड यूज होता है वो है क्राइम। डन। क्वेश्चन नंबर 22 का कि भाई वो भागना नहीं जा सकती तो उसने मुंह लटकाया। इसमें कहते हैं मुंह लटकाना, उसको इंग्लिश में कहते हैं पुट अ लॉन्ग फेस। पुट अ लॉन्ग फेस, है ना। तो आरती पुट अ लॉन्ग फेस, उसका आरती का मुंह लटक गया जब उसे बताया गया कि भाई तो तुम घूमने आगरा नहीं जा सकती। दैट्स इट। उसी को हिंदी इंग्लिश में बोला है आरती पुट अ लॉन्ग फेस when she could not go to Agra. Point number C. You अब तुमने खाना नहीं खाया, खाया क्या? आज क्वेश्चन नंबर अगर यहाँ पे है तो जो सेंटेंस वो क्या वो होगा नेगेटिव होगा। तो दो वर्ड यहाँ पे यहाँ पे होगा और यहाँ पे नॉट को नहीं यूज करेंगे तो यू हैवंट हैड लंच येट, हैव यू। पॉइंट नंबर सी, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया, समझते हैं ना। तो यू हैवंट हैड योर लंच येट, हैव यू। पॉइंट नंबर सी। हाँ, तो हम डिस्कस कर रहे थे हम लोग क्वेश्चन नंबर 24, यू हैवंट हैड योर लंच येट, हैव यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, सी हैज एन अवर्जन टेकिंग इवन ओनियन एंड गार्लिक। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा? हाँ, तो आई विल कंटिन्यू। सी हैज एन एवर्जन डैश टेकिंग इवन ओनियन एंड गार्लिक। तो एवर्जन मतलब पसंद नहीं है, एवर्जन मतलब पसंद नहीं है, दूर भागना, किसी चीज से दूर भागना, किसी चीज का पसंद ना होना, दैट इज एवर्जन। आप इसे हिंदी में कह सकते हैं अरुचिकर, अरुचिकर, ठीक है। हाँ, तो सी हैज एन एवर्जन टू, तो एवर्जन के साथ जो वर्ड यूज होता है वो होता है टू, कि अनियन और गार्लिक उसके लिए अरुचिकर है, उसके लिए अरुचिकर है। तो सी हैज एन अवर्जन टू टेकिंग इवन ओनियन एंड गार्लिक। ओके, कैन वी से लाइक दैट? यस, वी कैन से लाइक दैट। ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, द अराइवल ऑफ पुलिस नोबडी वेंट नियर द विक्टिम। जब टिल द अराइवल ऑफ पुलिस, जब तक कि पुलिस आई, जब तक कि पुलिस आई, nobody went near the victim unless although even till। ओके, ऑल्दो द अराइवल ऑफ पुलिस होगा नहीं। यहाँ पर आप ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन के आइडिया से आगे बढ़ेंगे। ऑल्दो द अराइवल ऑफ पुलिस नहीं होगा, इवन द अराइवल ऑफ पुलिस नहीं होगा। डाउट होगा तो बस अनलेस में और टिल में, है ना, कि अनलेस द अराइवल ऑफ पुलिस नोबडी वेंट नियर द विक्टिम, टिल द अराइवल ऑफ पुलिस नोबडी वेंट नियर द विक्टिम। तो अनलेस का वर्ड किस तरीके से यूज होता है? अनलेस यू स्टडी हार्ड यू विल नॉट पास द एग्जामिनेशन। अनलेस यू स्टडी हार्ड, जब अनलेस के साथ इस तरीके से सेंटेंस बनते हैं, अनलेस यू स्टडी हार्ड यू विल नॉट पास। कि यहाँ पे
विल नॉट, शैल नॉट वाला चीज यूज होता है अनलेस के साथ, है ना, कि अनलेस यू पे द फाइन यू विल नॉट बी अलाउड टू गो टू मॉल, राइट। तो अनलेस के साथ यू विल, यू शैल ऐसा यूज होता है, और अनलेस के बाद वाला सेंटेंस नेगेटिव होता है ना, यू विल नॉट। लेकिन टिल में ऐसे कह सकते हैं कि टिल पुलिस अराइव, टिल पुलिस अराइव एवरीबडी वाज वेटिंग, जब तक पुलिस आई तब तक सारे लोग वेट कर रहे थे। हम हिंदी में बोलते हैं ना, जब तक पुलिस आई उसके पहले तक सारे लोग वेट कर रहे थे, तब तक पीपल वेयर वेटिंग। तो यहाँ पे उसी तरीके से टिल पुलिस अराइव पीपल वर वेटिंग, यहाँ पे ये भी हो सकता था पीपल वर वेटिंग, पीपल वर वेटिंग ऐसा भी हम लिख सकते थे, टिल पुलिस अराइव पीपल वर वेटिंग। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अनलेस वाला फॉर्म नहीं है, इसके बाद वाला अनलेस में यू विल नॉट, यू शैल नॉट ऐसा होता है, अनलेस वाला फॉर्म नहीं है, टिल वाला फॉर्म है, टिल द पुलिस अराइव पीपल वर वेटिंग, till you finish your lunch I am waiting, I am waiting to go to पार्क, है ना, टिल यू फिनिश द लंच आई एम वेटिंग टू गो टू पार्क, जब तक तुम खाना खत्म करो तब तक मैं वेट कर रही हूँ, उसके बाद हम लोग पार्क चलेंगे, राइट। तो दिस इज हाउ यू यूज these sentences. Next, question number 27. Farida sings very well and हाँ, फरीदा सिंग्स वेरी वेल एंड सलीम, तो फरीदा बहुत अच्छा गाती है और वैसा ही सलीम के साथ भी है, एंड सो डज सलीम, फरीदा सिंग्स वेरी वेल एंड सो डज सलीम, है ना। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर डी आंसर होगा, फरीदा वर्क्स वेरी हार्ड एंड सो डज हिज ब्रदर, ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है, कि जो भी काम को, सो डज ही, सो डज हिम, सो डज सी, कंपैरिजन के लिए हम इस तरीके से कहते हैं, ओके। दिस हैपेंस इन इंग्लिश कि फरीदा सिंग्स वेरी वेल एंड सो डज, वैसा ही सलीम भी करता है, तो सो डज हिम, सो डज सलीम, पॉइंट नंबर डी। Question number 28. Like any another country, India has its dash share of superstition. थोड़ा टफ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 28 थोड़ा टफ है कि बाकी किसी भी बाकी देश की तरह, किसी भी बाकी देश की तरह इंडिया के पास भी सुपरस्टिशन किस क्वांटिटी में है? प्रॉपर, अबंडेंट, फेयर, पेक्यूलियर। तो बाकी किसी भी देश की तरह इंडिया का जो शेयर ऑफ सुपरस्टिशन है वो भी ठीक ठाक है, कह सकते हैं ना। अगर यहाँ पे अगर हम हिंदी में बोलने की, सोचने की कोशिश करें, तो बाकी किसी और देश की तरह इंडिया का जो सुपरस्टिशन, इंडिया का जो शेयर ऑफ सुपरस्टिशन है वो भी ठीक ठाक है, वो भी उसी तरीके का है, वो भी बाकी सारी कंट्री के जैसा ही है। तो यहाँ पर इनफैक्ट आंसर दिया हुआ है कि इंडिया का जो शेयर ऑफ सुपरस्टिशन है वो किस तरीके से है, बाकी सारी देश की तरह है। तो बाकी सारी देश की तरह है मतलब एवरेज है, ठीक ठाक है, नॉर्मल है ना। तो एबंडेंट तो नहीं होगा, है ना। पेक्यूलियर मतलब क्या होता है? पेक्यूलियर मतलब कुछ खास, कुछ खास, कुछ स्पेशल, कुछ नोटिसिएबल, कुछ अगर बहुत ज्यादा हो या बहुत कम हो या कुछ खास हो तो हम पेक्यूलियर बोलेंगे। वैसा भी नहीं है कि इंडिया का जो शेयर ऑफ सुपरस्टिशंस है वो कैसा है, बाकी सारे देश की तरह है, मतलब बाकी सारे देश की तरह मतलब नॉर्मल है, ओके है, फेयर है। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा आंसर? फेयर, ठीक ठाक। ठीक ठाक को हम क्या बोलते हैं? फेयर कहते हैं। नॉर्मल ठीक ठाक को हम फेयर कहते हैं। तुम्हारा इनकम कितना है, उसका इनकम इतना ही है कि वो आराम से अच्छे से ठीक ठाक लाइफ जी रहा है, तो ही हैज अ फेयर इनकम, है ना। फेयर मतलब ओके, ठीक ठाक, सब सही है, न्यायिक तौर से भी सब ठीक ठाक है, सही है। तो इसीलिए हम इसे कहेंगे 28 का आंसर हो जाएगा सी। यस, हाँ, ओके। नेक्स्ट 29. The new education policy provides a useful dash for the planners to remove illiteracy. क्या लगता है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या बता रही है? एक यूजफुल रास्ता बता रही है, एक यूजफुल, एक धमाकेदार एक रास्ता बता रही है जिससे कि इलिटरेसी रिमूव हो सके, एक यूजफुल तरीका बता रही है, तो उसे कहते हैं ब्रेक थ्रू, है ना। कि एक यूजफुल ब्रेक थ्रू है कि एक यूजफुल एक कोई तरीका है, कोई अ, अ, कोई पाथवे है जिससे कि इलिटरेसी को रिमूव किया जाए। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी प्रोवाइड्स अ यूजफुल ब्रेक थ्रू विल बी द आंसर। ब्रेकअप नहीं होगा, ब्रेक इन क्या होता है? किसी चीज को तोड़ देना, वो होता है ब्रेक इन। ब्रेक अवे सच कुछ है नहीं, तो ब्रेक थ्रू हमारा आंसर हो जाएगा 29 का बी। 30. अ सैंग्विन आउटलुक इज एसोसिएटेड विद द
A sanguine outlook is associated with the sanguine मतलब क्या होता है? आशावादी, आशावादी, भविष्य के प्रति, भविष्य के प्रति बहुत ज्यादा आशावादी, भविष्य के प्रति बहुत ज्यादा विश्वासपूर्ण को हम कहते हैं सैंग्विन. सैंग्विन आउटलुक इज एसोसिएटेड विद द रैशनलिस्ट, सोशलिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट या फिर ऑप्टिमिस्ट. तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्टिमिस्ट, है ना. सैंग्विन वो पर्सन होता है जो कि भविष्य को लेकर के, भविष्य को लेके बहुत ज्यादा विश्वासपूर्ण होता है, उसको बहुत विश्वास होता है कि आगे जाके सब ठीक हो जाएगा, आगे जाकर अल्टीमेटली एवरीथिंग विल बी फाइन. ये आउटलुक होता है सैंग्विन आउटलुक. तो हम इसे कहते हैं इज एसोसिएटेड विद द ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिज्म. ओके. क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर डी. रिमेंबर दिस वर्ड सैंग्विन ऑल्सो. उसके बाद देखिए मैंने आज के सेशन में कुछ कॉमन इडियम्स और फ्रेजेस की लिस्ट भी आपके लिए तैयार की है. जस्ट यू कैन गो थ्रू इट. फिर कुछ क्वेश्चंस भी हैं कि कोई भी चीज आपको बहुत ज्यादा महंगी पड़े, है ना. तो द कार कॉस्टेड मी टू मच. कार बहुत महंगा पड़ा, तो द कार कॉस्टेड मी एन आर्म एंड अ लेग, है ना. कि एक द कार कॉस्टेड मी एन आर्म एंड अ लेग, तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव चीज को आप क्या बोलोगे? एन आर्म एंड अ लेग. और कोई इंसान बहुत कम आता है ना. ईद, तुम तो ईद का चांद हो. अगर किसी कोई बहुत कम दिखता है तो हम कहते हैं ना कि यू आर लाइक ए ईद का चांद. तो उसी को इंग्लिश में कहा जाता है वंस इन अ ब्लू मून. यू कम वेरी रेयरली, तो यू कम वंस इन अ ब्लू मून, आप ऐसा कह सकते हो, है ना. और यहाँ पे गुड लक, गुड लक को फ्रेंड्स ऐसा कहते हैं. किसी इंग्लिश मूवी में आपने देखा होगा, गो ब्रेक अ लेग. इसका मतलब कि वेरी गुड, ऑल द बेस्ट, गुड लक, उसको कहते हैं गो ब्रेक अ लेग. जाओ कुछ तोड़ करा, है ना. वो हम हिंदी में भी कहते हैं ना कि एग्जाम काफी अच्छे से देना, फोड़ देना. उसी को इंग्लिश में कहते हैं गो ब्रेक अ लेग. ठीक है. कि अंडर द वेदर, कि आई एम फीलिंग अंडर द वेदर, मतलब आई एम नॉट फीलिंग वेल, उसे कहते हैं आई एम फीलिंग अंडर द वेदर. तो फिर समथिंग इज वेरी इजी, तो उसे कहते हैं पीस ऑफ केक, है ना. ये तो बहुत आसान है. दिस प्रोसेस इज लाइक अ पीस ऑफ केक. ओके. फिर उसी तरह कि टेल मी द सेक्रेट, सेक्रेट क्या है बताओ. तो इसे कहते हैं कि बिल्ली को बैग से बाहर निकालो, मतलब बिल्ली इज द सेक्रेट, उसे बैग से बाहर निकालो. तो सम कॉमन, तो यहाँ पर है कि यहाँ पर उसके लिए जो वर्ड यूज किया गया वह लेट द कैट आउट ऑफ बैग, रिवील अ सेक्रेट. समथिंग विच इज नेवर गोइंग टू हैपन, है ना. कि भाई तुम कभी अमीर नहीं बन पाओगे, है ना. तो यहाँ पर क्या है कि व्हेन द पिग्स फ्लाई, मतलब कि यू विल बी, यू विल गेट 1 करोड़ रुपीज व्हेन द पिग्स फ्लाई, मतलब कि जो चीज कभी नहीं होगी, नेवर गोइंग टू हैपन. व्हेन समथिंग इज नेवर गोइंग टू हैपन. तो फिर राहुल गांधी इज नेवर गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर, अगर ऐसा आप कहना चाहते हो तो राहुल गांधी विल बी द प्राइम मिनिस्टर व्हेन पिग्स फ्लाई, है ना. व्हेन, बिकॉज इट इज नेवर गोइंग टू हैपन. तो समथिंग लाइक दैट. तो वहां पर व्हेन पिग्स फ्लाई. bite the bullet, face a difficult situation. He is in a very difficult situation right now. So he is biting the bullet right now because he is struggling with health and finance also. तो आप कहेंगे bite the bullet. Spill the bin, reveal the secret. ये दोनों एक ही चीज है. कभी कभी आपने देखा होगा कि स्पिल द बिन, टेल मी द सेक्रेट, की क्या बात है बताओ. तो स्पिल द बिन्स, रिवील अ सेक्रेट. रेनिंग कैट्स एंड डॉग, मतलब बहुत ज्यादा तेज बारिश होती है ना, बहुत ज्यादा तेज बारिश होती है, तो आप कह सकते हैं इट्स बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग, इट्स बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स टुडे. मतलब इतनी ज्यादा बारिश हो रही है, मुसलधार बारिश हो रही है आज, तो आप कहोगे इट्स बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग टुडे. इसी तरीके से मैंने काफी सारे आपको यहाँ पे दिए हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस. हिट द हे, यू नीड टू गो टू बेड. किक द बकेट, डाई, है ना. ब्रेकिंग बैड, तो ये सब थोड़ा इनफॉर्मल है. बार्किंग बैड, क्रेजी. ऑल थम्स, क्लमजी. मिस द बोट, मिस एन अपॉर्चुनिटी, है ना. कि यू विल मिस द बोट, गो टू एग्जाम हॉल अर्ली, अदरवाइज यू विल मिस द बोट, दैट मीन्स यू विल मिस द अपॉर्चुनिटी. कोल्ड शोल्डर, मतलब इग्नोर समवन, उसने मुझे इग्नोर कर दिया. ही गेव मी एन अ कोल्ड शोल्डर, ही गेव मी अ कोल्ड शोल्डर, मतलब उसने मुझे देख करके इग्नोर कर दिया. ठीक है. तो और यहाँ पे अनडिसाइडेड, व्हाट इज योर प्लान, तो माय प्लान इज ऑन द फेंस, मतलब अभी तक डिसाइडेड नहीं है. इस तरह से देखिए काफी सारे मैंने आपको बताए हैं. some 65 phrases I have given. A dime a dozen, very common and ordinary, है ना. तो यहाँ पर बनानास इन द मार्केट आर लाइक अ डायमंड डजन, कि बनानास तो हमेशा मार्केट में मिलते ही हैं. दे आर वेरी कॉमन, दे आर वेरी ऑर्डिनरी.
बी ऑल ईयर्स, तो टेल मी आई एम ऑल ईयर्स, मतलब मुझे बोलो, मैं आपकी सारी बात ध्यान से सुन रहा हूँ, राइट। तो बेंड द रूल्स मतलब ब्रेक द रूल्स। बर्न द मिडनाइट ऑयल, ये वाला तो आपको पता होगा कि बहुत देर रात तक बहुत मेहनत करना होता है, बर्न द मिडनाइट ऑयल। तो यू विल ऑल हैव टू बर्न द मिडनाइट ऑयल इन ऑर्डर टू गेट गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन, वी से लाइक दैट, है ना। उसी तरह कैरी द टॉर्च मतलब कंटिन्यू समवन एल्स वर्क, ठीक है। तो किसी कंपनी थी, उस कंपनी का मालिक था ए, उसका डेथ हो गया, तो ए का जो बेटा है ही इज कैरिंग द टॉर्च, मतलब जो कंपनी का जो काम था वो अब उसका बेटा संभाल रहा है, तो द सन इज नाउ कैरिंग द टॉर्च। तो लाइक दैट क्लीन स्लेट मतलब फ्रेश स्टार्ट, कि आफ्टर ही रिकवर्ड फ्रॉम हेल्थ ही इज नाउ इन अ क्लीन स्लेट, मतलब ही इज फ्रेश स्टार्टिंग, ओके। इस तरीके से आप इसे पढ़िए, जो भी इसमें एटलीस्ट आप 20-30 भी अगर आपके ध्यान में रहे तो आपको जरूर हेल्प होगा। एग्जाम में मैंने क्वेश्चंस को देखे हैं, तो इस तरह के फ्रेजेस से काफी क्वेश्चंस आते हैं, ओके। यस, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ 5 क्वेश्चंस हैं, उसके बाद हम लोग सेशन को एंड करेंगे। आई मेट हिम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बट ही गेव मी अ कोल्ड शोल्डर। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चंस रहता है, एग्जाम में ना सेंटेंस रहता है और उसमें बताना पड़ता है कि यहाँ पे द कोल्ड शोल्डर का मीनिंग क्या है। तो काफी दिनों के बाद मैं उससे मिली लेकिन उसने मुझे कोल्ड शोल्डर दिया, मतलब उसने मुझे इग्नोर कर दिया। पॉइंट नंबर 1 का आंसर डी। पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ आई विल शेयर बोथ द पीडीएफ, जो पहले की क्लास है और आज का क्लास है, दोनों का पीडीएफ मैं आपसे शेयर कर दूंगी आज ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, डू नॉट ट्रस्ट अ मैन हु ब्लोज हिज ओन ट्रम्पेट। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। इसी तरह के क्वेश्चन आपको अपने सेल ओसीटीटी के एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसी तरह के क्वेश्चन सेम। डू नॉट ट्रस्ट अ मैन, उस इंसान पे भरोसा मत करो जो कि सिर्फ अपनी ही बातें करता है या फिर सिर्फ अपना ही गुणगान करता है। ब्लोज हिज ओन ट्रम्पेट मतलब जो सिर्फ अपना ही गुणगान करता है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, ही वन हु फ्रेजेस हिमसेल्फ, जो कि खुद की ही तारीफ कर रहा है, उसके पे विश्वास मत करो। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा, प्रेजेस हिमसेल्फ, ब्लोज हिज ओन ट्रम्पेट, ठीक है, ओके। इसी तरीके से देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, संजय इज वेरी डिफरेंट अबाउट पासिंग यूपीएससी एग्जामिनेशन। कि आई एम फीलिंग वेरी डिफरेंट अबाउट पासिंग, मतलब किसी चीज के बारे में अगर आप वेरी डिफरेंट फील कर रहे हो, मतलब आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, मतलब आप उस चीज के बारे में कॉन्फिडेंट नहीं हो, श्योर नहीं हो। आई एम फीलिंग वेरी डिफरेंट अबाउट गोइंग टू दी मार्केट टुडे, कि मुझे नहीं लगता कि आज शाम को मार्केट जा पाऊंगी, तो आप क्या बोलते हैं, आई फीलिंग वेरी डिफरेंट अबाउट गोइंग टू दी मार्केट टुडे, राइट। तो फीलिंग वेरी डिफरेंट मतलब किसी चीज के लिए श्योर नहीं हो पाना, किसी चीज के लिए कॉन्फिडेंस नहीं फील कर पाना। तो संजय इज फीलिंग वेरी डिफरेंट फॉर यूपीएससी दिस ईयर, मतलब उसके यूपीएससी एग्जाम के लिए उसे कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा, उसे एनर्जी नहीं मिल रही, उसे श्योर नहीं फील हो रहा, तो lacking self confidence about, okay, point number C, okay, yes। फिर एक और क्वेश्चन है, he struck, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 है ये, मैंने नंबरिंग नहीं किया ना। he struck several bad patches before he made good। struck several bad patches मतलब बार बार धक्के खाना और फिर और लास्ट में कुछ अच्छा अचीव करना, बार बार धक्के खाना और लास्ट में कुछ अच्छा अचीव करना, वही है he struck several bad patches, मतलब बहुत बार वो गिरा, बहुत बार धक्के खाया, उसके बाद लास्ट में उसे कुछ अच्छा मिला। तो he made several bad patches, तो he had many professional difficulties, he had ये उसे बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी, उसके बाद वो उसने कुछ अच्छा अचीव किया। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, हिज फ्रेंड्स लेट हिम डाउन, उसके फ्रेंड्स ने उसे नीचे गिरा दिया, हिज फ्रेंड्स लेट हिम डाउन मतलब फेल्ड कंफर्टेड सक्सीडेड स्टूड बाय, ऑब्वियसली द आंसर इज फेल्ड, उसके फ्रेंड्स ने उसका साथ नहीं दिया, उसके फ्रेंड्स ने उसका साथ छोड़ दिया, हिज फ्रेंड्स लेट हिम डाउन, ओके। हाँ, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो मैंने आज का जो सेशन है वो स्पेशली ओसीटीटी के को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है। ये सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये सेंटेंस कंप्लीशन भी एग्जाम में काफ़ी बार आता है। तो आई होप ये सेशन आपको हेल्पफुल लगे। फिर भी आपको कभी कोई डाउट हो, कुछ क्वेश्चंस ना समझ में आए, तो आप ग्रुप पे मैसेज कीजिए, मुझे बताइए। किसी टॉपिक स्पेसिफिकली पढ़ना हो तो भी बताइए, आपको कुछ प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, कहीं कुछ ऐसा कुछ सीखना हो तो भी बताइए। वी विल कंटिन्यू लाइक दैट, ओके। सो आई विल बी एंडिंग द सेशन नाउ, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। थैंक यू ऑल।